हेलो बच्चों, डिजी लेसन फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 11 बल तथा दाब, फोर्स एंड प्रेशर, पार्ट 3। पार्ट 1 तथा पार्ट 2 में हमने बल के प्रकारों के बारे में जाना तथा उससे जुड़े हुए क्रियाकलाप को करा। आशा करती हूँ कि आपने उन क्रियाकलापों को घर में करने की कोशिश की होगी। आज हम पढ़ते हैं दाब, प्रेशर। पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल एरिया पर लगने वाले बल, फोर्स को दाब कहते हैं। दाब का विवरण देने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे पास्कल, इसलिए उनके सम्मान में दाब की इकाई यानी यूनिट को पास्कल कहते हैं। दाब को P चिन्ह से दर्शाया जाता है। दाब को पढ़ने से पहले आप मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसी लकड़ी के तख्ते में एक कील को इसके शीर्ष से ठोकने का प्रयास कीजिए। क्या आप सफल हो पाते हैं? बताइए, आप लोग कील को अगर उसके शीर्ष नुकीले भाग से ठोकेंगे तो क्या वो कील ठुक पाएगी? नहीं ठुक पाएगी। अब इसी से जुड़ा दूसरा प्रश्न का उत्तर दीजिए। कील को नुकीले सिरे से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप इस बार सफल हो पाते हैं? इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, नुकीले सिरे से ठोकने पर कील लकड़ी के तख्ते में ठुक जाती है। ये कार्य आपको अपने माता पिता के संरक्षण में करना है। अब एक प्रश्न का उत्तर और दीजिए। सब्जियों को किसी कुंठित यानी ब्लंट तथा एक तीखे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। किसमें आसानी है? उत्तर क्या होगा आपका? सब्जियों को कुंठित चाकू से काटने की अपेक्षा तीखे चाकू से काटने में आसानी है। आपके घर में जो चाकू, हंसिया का उपयोग सब्जी काटने के लिए किया जाता है, उसकी धार कैसी होती है? पैनी होती है। अब आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं कि क्या दाब तथा बल में कोई संबंध है? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। आप उदाहरणों से इस परिभाषा को आसानी से समझ सकते हैं। इस चित्र को देखिए। यह है कुली का चित्र जिसमें वो सामान उठाकर ले जा रहे हैं। कुलियों को जब भारी बोझ उठाना होता है तो वे अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेटकर रखते हैं। इस प्रकार वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। अब आप समझे कि कुली अपने सर पर एक गोल कपड़ा क्यों रखते हैं। अब आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या अब आप बता सकते हैं कि कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? इन थैलों में बारीक पट्टी क्यों नहीं लगाई जाती और काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं? इसका उत्तर होगा कि हाँ, थैलों में चौड़ी पट्टी लगाने से भार का संपर्क क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इससे कंधे का पर दाब कम हो जाता है। अतः कंधों पर दाब कम करने के लिए थैलों में बारीक पट्टी नहीं लगाई जाती। बारीक पट्टी लगाने से संपर्क क्षेत्रफल कम होगा, इससे कंधे पर दबाव अधिक पड़ेगा। इसी प्रकार काटने और सुराख करने वाले औजारों के तीक्ष्ण किनारे होने से क्षेत्रफल कम हो जाता है, इससे दाब बढ़ जाता है, इसलिए वस्तु आसानी से कट जाती है। बच्चों, अब इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं। क्या द्रवों तथा गैसों द्वारा भी दाब लगता है? क्या यह भी उस क्षेत्रफल पर निर्भर होता है जिस पर बल कार्य करता है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, द्रव और गैसें भी दाब लगाते हैं, लेकिन ये बर्तनों की दीवारों पर दाब लगाते हैं। द्रवों और गैसों द्वारा लगाया गया दाब बर्तन के आधार पर निर्भर नहीं करता। यह उस बर्तन में द्रव या गैस के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर
करता है जिसमें ये रखे जाते हैं। तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब। हम इसको एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। पारदर्शी कांच की एक नली अथवा प्लास्टिक का पाइप लीजिए। पाइप या नली की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर तथा इसका व्यास लगभग 5 से 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक अच्छी पतली रबड़ की शीट भी लीजिए। आप गुब्बारे की रबड़ का प्रयोग कर सकते हैं। पाइप के एक सिरे पर रबड़ की शीट को तानकर बांध दीजिए। पाइप को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हुए बीच में से पकड़िए, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। अपने किसी मित्र से पाइप में कुछ पानी उड़ेलने के लिए कहिए। क्या रबर की शीट बाहर की ओर फूल जाती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, जब पाइप में पानी का स्तंभ बढ़ता है तो रबर की शीट बाहर की ओर फूल जाती है। अब पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई भी नोट कीजिए। पाइप में कुछ पानी और उड़ेलिए। रबर शीट के फुलाव तथा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई को पुनः नोट कीजिए। इस प्रक्रिया को कुछ बार दोहराइए। क्या आप रबर शीट के फुलाव तथा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई में कुछ संबंध देख पाते हैं? तो इसका उत्तर होगा हाँ, रबर शीट का फुलाव बर्तन में पानी के स्तंभ की ऊंचाई के समानुपाती होता है। आइए अभी हम अगला क्रियाकलाप करते हैं। प्लास्टिक की एक बोतल लीजिए। आप पानी या मृदु पेय सॉफ्ट ड्रिंक की उपयोग की जा चुकी कोई बोतल ले सकते हैं। आपके घर में कोल्ड ड्रिंक की कोई भी बोतल हो तो आप उसको ले सकते हैं। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है उसके अनुसार बोतल के पैंदे के पास कुछ सेंटीमीटर लंबी कांच की एक बेलनाकार नली लगाइए। ऐसा करने के लिए कांच की नली के एक सिरे को थोड़ा सा गर्म कीजिए और फिर जल्दी से बोतल के पैंदे के समीप घुसा दीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि जोड़ के पास से पानी ना रिसे। यदि पानी रिसता है तो इसको पिघले मोम से अच्छी प्रकार बंद कर दीजिए। कांच की नली के मुंह को क्रियाकलाप के अनुसार एक पतली रबर की शीट से बंद कीजिए, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। अब बोतल को पानी से आधा भरिए। आप क्या देखते हैं? तो हम देखते हैं कि कांच की नली के मुंह पर लगाई गई रबड़ की शीट फूल जाती है। इसका कारण है कि बोतल में भरा पानी का दाब है। बोतल में भरा पानी का दाब है। यदि बोतल में कुछ पानी और डाल देते हैं तो जल का दाब बढ़ जाता है और रबर की शीट और फूल जाती है। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, क्या रबर शीट का फूलना यह दर्शाता है कि पानी बर्तन की दीवारों पर भी दाब डालता है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, रबर शीट का फूलना यह दर्शाता है कि पानी बर्तन की दीवारों पर भी दाब डालता है। इस क्रियाकलाप को आप घर पर कर सकते हैं। द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं, इसको जानने के लिए हम एक और क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप में हम क्या करेंगे? प्लास्टिक की एक खाली बोतल लेंगे अथवा एक बेलनाकार बर्तन लीजिए। आप खाली डिब्बा या प्लास्टिक की बोतल का उपयोग कर सकते हैं। बोतल के पैंदे के पास चारों दिशाओं में 4 सुराख कीजिए। 4 होल करना है। ध्यान दीजिए कि सुराख पैंदे के समान ऊंचाई पर हों। ये जो आप सुराख करेंगे, जो छेद करेंगे, वो एक ऊंचाई पर हों। अब बोतल को पानी से भरिए। आप क्या देखते हैं? क्या सुराखों में से पानी निकलता है? पानी बोतल से बराबर की दूरी पर गिरता है? यह क्या दर्शाता है? हम देखते हैं कि पानी सभी सुराखों से बाहर निकलता है। हाँ, सुराखों से निकला पानी बोतल से बराबर की दूरी पर गिरता है। यह दर्शाता है कि पानी बराबर ऊंचाई पर समान दाब डालता है। तो हम कह सकते हैं कि द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं। आपने जल संभरण के लिए प्रयोग किए जाने वाले पाइपों के लीक हुए जोड़ों या सुराखों से पानी के फुव्वारे को बाहर आते देखा होगा। ये भी क्यों निकलता है ऐसा पानी?
ये पानी द्वारा पाइप की दीवारों पर लगाए जाने वाले दाब के कारण निकलता है। क्या गैसें भी दाब डालती हैं? क्या वे भी जिस बर्तन पर रखी जाती हैं उसकी दीवारों पर दाब डालती हैं? चलिए इसको भी हम ज्ञात करते हैं। हम क्या लेते हैं, जब आप किसी गुब्बारे को फुलाते हैं, आप सभी बच्चों ने कभी ना कभी गुब्बारे को फुलाया होगा। तो जब आप फुलाते हैं तो उसका मुंह बंद क्यों करना पड़ता है? यदि किसी फुलाए हुए गुब्बारे को मुंह खोल दें तो क्या होता है? गैस निकल जाती है। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा गुब्बारा है जिसमें सुराख है, तो क्या आप उसे फुला पाएंगे? तो इन सब प्रश्नों के हम उत्तर जानना की कोशिश करते हैं कि जब आप किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसके मुंह को क्यों बंद करना पड़ता है? उसके मुंह को इसलिए बंद करना पड़ता है जिससे गैस बाहर ना निकले। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी फुलाए हुए गुब्बारे के मुंह को खोल दें तो क्या होता है? यदि किसी फुलाए हुए गुब्बारे के मुंह को खोल देंगे तो गुब्बारे से गैस तेज़ी से बाहर निकलती है, जिसको गुब्बारे के मुंह पर हाथ रखकर अनुभव किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मन में बनता है, मान लीजिए आपके पास एक ऐसा गुब्बारा है जिसमें सुराख है, क्या आप इसे फुला पाएंगे? यदि नहीं तो क्यों नहीं फुला पाएंगे? तो इसका उत्तर ये होगा कि नहीं, हम ऐसे गुब्बारे को नहीं फुला पाएंगे जिसमें छेद है, क्योंकि गुब्बारे में हवा भरने पर वह सुराख में से होकर निकल जाएगी। जो हवा है वो सुराख में से होकर निकल जाएगी। क्या हम कह सकते हैं कि वायु प्रत्येक दिशा में दाब डालती है? तो अब हम कह सकते हैं कि हाँ, कि वायु प्रत्येक दिशा में दाब डालती है। एक उदाहरण और है साइकिल की ट्यूब का पंचर होना। यदि साइकिल की ट्यूब में पंचर हो तो इसके अंदर की हवा पंचर हुए सुराख से धीमे धीमे बाहर आती है, और ये प्रेक्षण हमें दर्शाते हैं कि वायु दीवारों पर दाब डालती है। वायुमंडलीय दाब। हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है। वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने, तब इस बेलन में वायु पर लगने वाले गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है। में एक क्वेश्चन बनता है कि वायुमंडल दाब है कितना? तो वायुमंडल दाब बहुत अधिक है। क्या आप जानते हैं 17वीं शताब्दी में जर्मनी के एक वैज्ञानिक ऑटो वॉन गैरिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने के लिए एक पंप का आविष्कार किया। इस पंप की सहायता से उन्होंने नाटकीय ढंग से वायु दाब के बल का प्रदर्शन किया। उन्होंने धातु के 2 खोखले अर्धगोले लिए जिनमें प्रत्येक का व्यास 51 सेंटीमीटर था। इन गोलों को एक साथ जोड़कर उनके बीच की वायु निकाल दी गई। तब प्रत्येक अर्धगोले पर 8-8 घोड़े विपरीत दिशा में खींचकर अलग करने के लिए लगाए, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। वायु का दाब का बल इतना अधिक था कि इतने घोड़े भी अर्धगोलों को अलग ना कर पाए। वायुमंडलीय दाब इतना अधिक था कि ये जो घोड़े थे ये भी अर्धगोलों को अलग नहीं कर पाए। इसी प्रकार से हम अपने सर पर वायुमंडलीय दाब लेकर घूम रहे हैं, लेकिन हमारा शरीर क्यों नहीं पिचक जाता? इसका कारण यह है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दाब को संतुलित कर देता है। बच्चों, इस पाठ को आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और इसके क्रियाकलापों को घर में करने का प्रयास जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।